हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। मतलब यहाँ पे चैप्टर का नाम इन द बुक जो है वो अलग है, जो हमने आपके थंबनेल में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में पुलक प्रसाद जी जो है वो इस मतलब एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ से वो अपना जो इवेल्यूशन है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में पूरा चैप्टर जो है वो डेडिकेट किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मिस हो गई थी हमारे फर्स्ट वीडियो में, तो उसी का हम पहले एक बार थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे जो पुलक प्रसाद जो ऑथर है उनकी पर्सनल फिलोसॉफी क्या है, जो नालंदा कैपिटल चलाते हैं वहाँ पे अपने क्लाइंट का, अपने खुद का पोर्टफोलियो जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, वो कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसका क्या फिलोसॉफी वगैरह है। तो उन यहाँ पे बेसिकली वो 3 चीज़ें जो है उसके ऊपर वो उनका जो पूरा फिलोसॉफी है उसके ऊपर बेस है। सबसे पहला है कि अवॉइड बिग रिस्क, मतलब परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल जो है वो कंप्लीटली वो अवॉइड करते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। सेकंड है कि वो जब भी किसी कंपनी को बाय करते हैं तो वो सबसे पहले हाई क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, वो हाई क्वालिटी को किसी भी प्राइस पे बाय नहीं करते हैं, वो एक उनका जो पर्सनल वैल्यूएशन का एक फ्रेमवर्क है उसी के बेस पे ही बाय करते हैं, वैल्यूएशन जब कम है तब ही बाय करते हैं। और तीसरा चीज़ है कि वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि डोंट बी लेजी, बी वेरी लेजी, मतलब व्हेन इट कम्स टू सेलिंग। तो आप जब भी आपको अपना जो भी होल्डिंग हो या किसी भी कंपनी का जो स्टॉक वगैरह आपने अगर परचेस किया है तो उसको कब बेचना है, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि आपको बहुत ही लेजी होना है। तो ये मेन 3 पिलर्स है उनकी पर्सनल फिलोसॉफी जो है इन्वेस्टिंग को लेके। और एक चीज़ ये भी है कि वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा ऐसा ही डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी में वो परमानेंट ओनर होना चाहते हैं। मतलब लेट्स से कि अगर वो किसी कंपनी में अगर 6% 10% अगर स्टेक अगर किसी भी कंपनी में ले रहे हैं तो वहाँ पे वो परमानेंटली उस बिजनेस को 10% खुद का समझते हैं, मतलब वो परमानेंटली ओनर बन जाते हैं, भले ही वो 10% है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है फिर भी। तो ये उनका पर्सनल फिलोसॉफी है, मतलब वो चाहते हैं कि उनको कभी भी वो जो स्टॉक उन्होंने लिया है, इक्विटी जो उन्होंने लिया है किसी भी कंपनी में, वो उनको कभी भी सेल ना करनी पड़े। तो ये सब पैरामीटर जो है वो मैं पहले आपको बता देना चाहता था। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि उनका एक फिलोसॉफी है कि वो हाई क्वालिटी एक वैल्यूएशन जो उनका फ्रेमवर्क है उस हिसाब से बाय करते हैं एट अ फेयर वैल्यूएशन। तो यहाँ पे हाई, सबसे पहले तो वो ये डिफाइन करते हैं कि हाई क्वालिटी है क्या। तो बस यहीं से ही पूरा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हाई क्वालिटी मतलब क्या। जनरली हम भी ये समझ सकते हैं कि जब भी हम हाई क्वालिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि हम हाई क्वालिटी किस कंपनी को बोले, मतलब जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कंपनी का बिजनेस सही है, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो आप कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करोगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी को गवर्नमेंट का पुश मिल रहा हो, कोई कंपनी ऐसी हो जिसका लेट्स से कि माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो सही है, किसी कंपनी के लिए मैक्रो एनवायरनमेंट है वो सही है। तो आप चूज कैसे करोगे कि ये कंपनी हाई क्वालिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो इतना ज़्यादा है, मतलब किसी कंपनी को आपने इवेल्यूएट करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपके पास एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी का कॉन कॉल है, फिर उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, फिर कंपनी के क्वार्टरली जो आते हैं रिलीजेस जो रिजल्ट वगैरह के वो है, फिर कंपनी पीरियोडिकली जो प्रेस रिलीज जो अगर कुछ कंपनी में अपडेट हुआ तो वो भी वो रिलीज़ करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर कंपनी का मतलब फेड क्या करेगा, इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुँचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकती है। बट उसके बेस पे आप क्या ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई कंपनी हाई क्वालिटी है या नहीं, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का जो एक ओवरलोड है, तो ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो ऐसे केसेस में हम कैसे डिसाइड करें कि कोई कंपनी हाई क्वालिटी है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जनरली क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जो अगर मैनेजमेंट टीम अगर सही है तो कंपनी हाई क्वालिटी है। फिर बहुत सारी इन्वेस्टर ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं ग्रोथ पे, मतलब ग्रोथ अगर यहाँ पे बहुत बहुत अलग डिफरेंट टाइप के ग्रोथ हो सकते हैं। कोई टॉप लाइन मतलब सेल्स में ग्रोथ देखता है, फिर कोई है जो ईपीएस में देखता है, कोई है जो फोकस करता है कि उनका जो नेट प्रॉफिट वगैरह है वो कैसा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे वो ग्रोथ देखने का ट्राई करते हैं। तो मतलब क्या सिर्फ अगर मैनेजमेंट टीम अगर सही है तो क्या वो हाई क्वालिटी कंपनी है, क्या अगर कोई कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो हाई क्वालिटी कंपनी है, या तो फिर कोई कंपनी जो है उसका अगर मार्जिन सही है तो हाई क्वालिटी कंपनी है। तो हम कैसे डिसाइड करें। तो ये तीनों के लिए एक केस
थोड़ा कंपेटिटिव टाइप केस स्टडीज इसमें दिए हुए हैं, तो हम इससे वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेट मैनेजमेंट टीम के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बुक के अंदर एनरॉन का केस दिया गया है। एनरॉन यूएस की एक कंपनी थी, आई थिंक ऑयल वगैरह में थी। तो वहाँ पे मतलब उनके जो सीईओ था, तो उन्होंने अराउंड ईयर 2001 में एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उस टाइम पे मतलब जो ऑथर ने ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे वो बोले कि अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह देखोगे, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, द वे ही वॉज टॉकिंग एंड ऑल, तो वो सब सही था। मतलब एक विजनरी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कंपनी का जो सीईओ है उसको सब पता है, कंपनी एक अच्छे ट्रैक पे है। बट फिर हुआ क्या कि जब आई थिंक 2 to 3 ईयर्स में ही कंपनी जो थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। तो ये चीज़ पहला हुआ। फिर दूसरा हम बात करते हैं हाई ग्रोथ के बारे में। तो अगर जहाँ पे जैक वेल्च करके एक सीईओ थे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के, जनरल इलेक्ट्रिक आज भी है, बट उस टाइम पे जैक वेल्च जो थे वो ऑब्सेस थे किसको लेके, और वो ऑब्सेस थे कि एवरी क्वार्टर जो एक ईपीएस का ग्रोथ जो वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है उसको मैच करने के लिए, उस ईपीएस को एवरी क्वार्टर मैच करने के लिए जैक वेल्च जो थे उन्होंने भी कंपनी के मतलब जीई जो था वो बहुत ही बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट था और उसके अंडर में बहुत सारी कंपनीज थी। तो वहाँ पे जैक वेल्च जो थे वो पहले तो अपने जो भी कंपनीज के सीईओ थे उनके साथ पहले वो डिस्कस करते थे कि हम कैसे क्या कर सकते हैं अकाउंटिंग में, और फिर उसके हिसाब से अकाउंटिंग बनता था और फिर उसको रिलीज किया जाता था, ताकि वॉल स्ट्रीट के जो एनालिस्ट है उनकी एक्सपेक्टेशन जो है अर्निंग्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो मैच कर पाए। बट ये अगेन सही है या नहीं वो तो हम सब ने देख ही लिया। फिर तीसरा है हाई मार्जिन, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कोस्टको वर्सेस टिफनी करके। तो कोस्टको जो है वो जैसे हमारे यहाँ डीमार्ट जैसे एक कंपनी है, वैसे सिमिलर टाइप है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो कोस्टको जो है वो एक रिटेलर है, तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ 3 या 4% के अराउंड आता है, जबकि टिफनी करके एक दूसरा रिटेलर है उसका मार्जिन जो है कुछ अराउंड 19% तक जाता है। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम ऐसा बोले कि किसी भी कंपनी का अगर मार्जिन जो है वो कम है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है, और जिस कंपनी का मार्जिन जो है वो ज़्यादा है वो कंपनी सही है, तो वो गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कंपेरेटिवली बुक के अंदर भी यही डिस्कस किया गया है कि कोस्टको ने अपना जो ओवरऑल जो इन्वेंट्री रहता है कंपनी, फॉर एग्जांपल जो कोस्टको है वो तो एक रिटेलर ही, तो वो रिटेलर अपने इन्वेंट्री जो थी वो 13 to 14 डेज में वो कम्प्लीटली टर्नओवर हो जाती थी, वर्सेस टिफनी में वो सेम जो इन्वेंट्री है उसका टर्नओवर था, और उसका जो टर्नओवर का जो डेज था, नंबर ऑफ डेज, वो कुछ 500 प्लस डेज था। तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर मार्जिन सी है उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हाई क्वालिटी है। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली। तो अगर हमें डिसाइड करना है कि कोई कंपनी हाई क्वालिटी है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या मेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुलक प्रसाद जी बोलते हैं कि ROCE इज़ द आंसर, मतलब हिस्टोरिकल ROCE हमें फोकस करना है, कि सिर्फ ROCE नहीं, मतलब यहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए कि भाई फ्यूचर में ROCE इतना इम्प्रूव होगा, नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि आपका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। मतलब हमें फ्यूचर से उनको कोई मतलब नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, कौन से अर्निंग ग्रोथ ट्रिगर हो गए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। वो ऐसा बोलते हैं कि हिस्टोरिकल, मतलब अभी तक का लेट्स से कि जहाँ तक का डेटा अवेलेबल है 10 to 20 ईयर्स का, तो उसमें कंपनी ने कैसे ROCE जो है उसको मेंटेन किया है। फिर वही वहाँ यहाँ पे एक और भी आर्गुमेंट करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर ROCE देख लोगे तो बाकी के जो फैक्टर्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच होने लगेंगे। कैसे, और मतलब वो ROCE पे भी इतना फोकस क्यों करते हैं। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आई थिंक हमने डायमंड से द डस्ट में जब डिस्कस किया था तब भी हमने ROCE को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, तो आप वो वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे है कि मतलब ऐसा क्यों है कि हिस्टोरिकल ROCE जो है अगर आप वो देख लोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक थोड़ा फिल्टर आउट कर लोगे। तो सबसे पहला है कि अगर ROCE जो है वो अगर 20% से ज़्यादा है कंटिन्यूअसली फॉर द पास्ट 10-20 ईयर्स, तो मतलब यहाँ पे आप एक ऐसा इन्फरेंस ले सकते हो कि ये जो कंपनी है वो एक एक्सेलेंट टीम से रन करे, मतलब उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कैपिटल रिटर्न्स करके एक बुक है एडवांस चांसलर की, जिसमें यही मेंशन है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और अगर उस कंपनी और उस बिजनेस का ROCE जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होता है कि बहुत सारे अदर प्लेयर्स जो है वो भी उस बिजनेस के अंदर घुसते हैं, उस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसका ROCE कम हो जाता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ROCE कंटिन्यूअसली कम होता रहता है और प्रॉफिट जो है जो पहले जनरेट होता था वो भी कम होता जाता है। बट अगर
एक्सीलेंट, अगर मतलब टीम में आपका जो है, आपका जो मैनेजमेंट है अगर वो सही है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में भी कि जब कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी वो लोग अपना ROCE जो है वो कंटिन्यूअसली एक स्पेसिफिक रेंज से अबोव रखेंगे। तो ये हमें देखना है कि अगर किसी भी कंपनी में अगर ROCE का जो नंबर है वो पास्ट 10-20 ईयर्स के लिए अगर वो बहुत ही सही है, मतलब वो कंटिन्यूअसली लेट्स से कि 20% से ज़्यादा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने मैनेज किया है, कंपनी के मैनेजमेंट ने। फिर सेकंड पॉइंट है कि अगर ROCE, हिस्टोरिकल ROCE जो है वो अगर एक जैसे हमने बोला 20% से अगर ज़्यादा कंटिन्यूअसली है फॉर लास्ट 10-20 ईयर्स, तो वहाँ पे हम ऐसा इन्फर कर सकते हैं कि कंपनी के पास कंपिटिटिव एडवांटेज है, सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज है, ऐसा हम इन्फर कर सकते हैं यहाँ से। मतलब जब भी कंपिटिटिव एडवांटेज वगैरह की बात आती है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि ब्रांड जो है, या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या तो उसका IP प्रोटेक्शन है, या तो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब जो ये सारी चीज़ें हैं वो जो है उसकी वजह से सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज जो है वो आता है। बट यहाँ पे पुलक प्रसाद जी एक आर्गूमेंट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेट्स से कि ब्रांड है, और या तो फिर सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसकी वजह से आप कंपिटिटिव एडवांटेज बिल्ड नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन बुक के अंदर भी कोको कोला का एग्जांपल दिया गया है कि जहाँ पे कोको कोला की मल्टीपल ब्रांड्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोक बिकता है मार्केट में, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स है, बट उसमें से बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी है जो सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोले कि बस ब्रांड है तो उसके पास सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज है, वो गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे उस लेट्स से अगर कोको कोला का ही हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे ब्रांड तो है ही, फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वहाँ पे मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो ये बहुत सारी फैक्टर्स है, तब जाके कंपनी के पास कंपिटिटिव एडवांटेज है। तो अगर कंपिटिटिव एडवांटेज है उसका मतलब ये है कि कंपनी का जो ROCE है वो भी अच्छा है। फिर थर्ड है कि अगर ROCE सही है तो कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन का जो स्किल है वो भी अच्छा होगा। मतलब जब भी हम किसी कंपनी का स्टॉक या ऐसा कुछ परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जनरली लेट्स से कि आपने किसी कंपनी में 1 लाख अगर पैसा लगाया है तो वो कैपिटल आपने कंपनी को दिया है, तो वो 1 लाख कंपनी कैसे यूज करती है वो उनका डिसीजन होता है। तो यहाँ पे ROCE जो मैट्रिक है वो हमें क्या बताता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपना जो भी उनके पास कैपिटल था उनको जब उन्होंने बिजनेस में लगाया तब उनको कैसा रिटर्न मिलता है, उसका ये मैट्रिक है ROCE। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर कंटिन्यूअसली ROCE जो है, ROCE का नंबर अगर अच्छा आ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको पता है कि कैपिटल का अलोकेशन कैसे करना है, कितना एफिशिएंटली करना है। तो ये एक चीज है जो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं। फिर फाइनली अगर ROCE अच्छा है, तो ये चीज हमने डायमंड्स इन द डस्ट ये बुक जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक पॉइंट पे ये डिस्कस किया था कि अगर ROCE अच्छा है तो उसमें से क्या होगा कि कंपनी जो है वो बेटर कैश जनरेट कर पाएगी। तो अगर वो कैश अगर जनरेट कर पाती है तो वो कैश उसकी बैलेंस शीट पे भी रहेगा, रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ऐसे वहाँ पे एडजस्टमेंट होता है। बट अल्टीमेटली वो जो कैश है, एक्सेस जो कैश है, वो कंपनी के बैलेंस शीट में रहता है और वो कैश वो कंपनी कभी भी यूज कर सकती है। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट ये है कि अगर हिस्टोरिकल ROCE जो है कंपनी का अगर वो सही है तो कंपनी के पास कैश बैलेंस भी अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट वही दिया गया है कि अगर हिस्टोरिकल ROCE अगर सही रहा तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रिस्क ले पाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हेवेल्स का। तो हेवेल्स ने कंटिन्यूअसली मतलब एक टाइम पे उन्होंने जब उनका जो ROCE का जो नंबर था वो क्लोज टू 52% था, बट वहां से फिर कंपनी ने एक्वायर किया लॉयड को। अभी लॉयड जो थी वो ऐसी मतलब एयर कंडीशनर बनाती थी, जबकि हेवेल्स जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक में है। तो यहाँ पे हुआ ये कि जब हेवेल्स ने लॉयड को एक्वायर किया तो उस टाइम पे दोनों कंपनी का जो कल्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था और उसकी वजह से इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, जो हेवेल्स के मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से टैकल किए। हेवेल्स के CEO जो थे वो अनिल कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे उस टाइम पे कंपनी का जो ROCE जो था वो टेम्परली कंप्रेस हुआ, बट उनके जो CEO थे उन्होंने मतलब उस टाइम पे कंपनी के जो बैलेंस शीट थी उसके ऊपर उनके पास क्लोज टू $230 मिलियन जितना तो कैश पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन जब आई ROCE जो था वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा था, तो ऐसे टाइम पे मतलब जो कैश जो कंपनी के पास पड़ा था ऑलरेडी उनके बुक्स पे, उनको उन्होंने यूज किया और ये पूरी सिचुएशन को वंडरफुली मैनेज किया और लॉयड का जो बिजनेस था वो कंप्लीटली हेवेल्स के साथ मर्ज कर लिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं
कि भले ही लेट्स से कि कंपनी कुछ अगर थोड़ा सा भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो भी हमारी तरह ह्यूमंस ही, तो वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। बट अगर उस कंपनी के बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग है, कंपनी के पास अगर कैश है, जो हमने देखा कि वो कैश जो है वो अगर आरओसी अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली कैश ज्यादा होगा, तब जाके अगर ऐसा कुछ अगर एरर आता भी है उनके जजमेंट में, उनके कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो भी वो मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप आरओसी पे अगर पहला फोकस करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाएगी। और बहुत कम कंपनीज होती हैं कि जिसका आरओसी जो है वो 20-30% से ज्यादा होता है, अनलेस कुछ और अगर उनकी बुक्स में अगर कुछ नहीं है तो की बात है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे हमें देखनी चाहिए। और अगेन पुलक प्रसाद जी जो है वो ये भी बोलते हैं कि आरओसी जो उनका स्टार्टिंग इवेल्युएशन का एक मैट्रिक है, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वो कंपनीज जो है वो फिल्टर आउट करते हैं। मतलब ये ओनली मैट्रिक नहीं है आरओसी जो वो देखते हैं, तो वो बहुत सारे अदर मैट्रिक्स भी देखते हैं जो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम देखेंगे। तो बस इस चैप्टर में मेनली यही था। थैंक यू।